हर्रान के कैद खाने में सालार शमसुद्दीन और शाद बख्त कैद थे। सुल्तान अयूबी ने हुक्म दे दिया था कि उन्हें वहां से निकालने का बंदोबस्त किया जाए, लेकिन उन्होंने हर्रान में अपना जो गिरोह तैयार कर रखा था वो पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। उन सालारों ने फौज और इंतजामिया की हर सतह पर एक एक दो दो आदमी दाखिल कर रखे थे। सालारों के फरार में दुश्वारी ये थी कि उन्हें कैद खाने के तहखाने में रखा गया था। वहां से निकालने के लिए कोई खुसूसी तरीका इख्तियार करने की जरूरत थी। खुदा ने उनकी मदद की। गुमश्तगीन को हलब से बुलावा आ गया और वो अपने आला हुक्काम, मुशीरों और मुहाफिजों को साथ लेकर रवाना हो गया। शमसुद्दीन और शाद बख्त की गिरफ्तारी के मुताल्लिक सिर्फ गुमश्तगीन के करीबी हलकों को इल्म था। काजी के कत्ल को भी शोहरत न दी गई थी। फौज तक को अभी मालूम न था कि उनके दो आला कमांडरों को कैद में डाल दिया गया है। गुमश्तगीन के जाने के एक रोज के बाद कैद खाने के दारोगा ने देखा कि 3 घुड़सवार घोड़े दौड़ाते आ रहे हैं। वो गर्द से बाहर आए तो उसने देखा कि उनके साथ 2 घोड़े खाली हैं। दिन का वक्त था। घोड़े कैद खाने के दरवाजे पर आकर रुक गए। एक सवार ने हर्रान की फौज का झंडा भी उठा रखा था। ये झंडा मैदान जंग में सालार आला के साथ होता था। उन सवारों में एक कमांदार था और दूसरे 2 सवार सिपाही थे। वो मुहाफिज दस्ते के मालूम होते थे। कैद खाने का दारोगा जो बड़े दरवाजे की सलाखों में से देख रहा था उस कमांदार को जानता था। वो बाहर आ गया। कमांदार से पूछा कि वो क्यों आए हैं। कमांदार ने कहा, बादशाहों के हुक्म निराले होते हैं। शराब के नशे में इन सालारों को कैद में डाल दिया जिनके बगैर फौज एक कदम नहीं चल सकती। अब हुक्म मिला है कि दोनों को कैद खाने से निकाला जाए। दारोगा ने पूछा, आप दोनों सालारों को लेने आए हैं? कमांदार ने कहा, हाँ, इन्हें जल्दी ले जाना है। दारोगा ने कहा, आपके पास कलदार अमीर गुमश्तगीन का तहरीरी हुक्मनामा है? वो तो कहीं बाहर चले गए हैं। कमांदार ने कहा, मैं वहीं से आया हूँ, मैं रात को ही आ गया था। उन्हें अब तहरीरी हुक्मनामा जारी करने का होश नहीं रहा। हमारी फौज हलब और मूसल की फौजों के साथ मिलकर सुल्तान अयूबी पर हमला करने जा रही है। अगर हमने वक्त जाया कर दिया तो अयूबी हमला कर देगा। खतरा बढ़ गया है। गुमश्तगीन इसी सिलसिले में हलब गया है। उसे जो खतरा नजर आ रहा है उसने उसके होश ठिकाने कर दिए हैं। उसे एहसास हो गया है कि इन 2 सालारों के बगैर वो लड़ नहीं सकेगा। उसने मुझे हलब के रास्ते से वापस दौड़ा दिया कि उन दोनों को उनके झंडे के साथ पूरे एजाज से लाओ। इसी हुक्म के तहत हम उनका झंडा और घोड़े लाए हैं। दारोगा उसे अंदर ले गया। दोनों सिपाही भी साथ चले गए। वो तहखाने में गए। सालार 2 मुख्तलिफ कोठरियों में बंद थे। पहले एक सालार को निकाला गया। कमांदार ने उसे फौजी अंदाज से सलाम करके कहा, अमीर हर्रान गुमश्तगीन ने आपकी रिहाई का हुक्म भेजा है। आपका घोड़ा और आपका जाती मुहाफिज हमारे साथ हैं। आपके लिए हुक्म है कि तैयार होकर फौरन हलब पहुंचे। सालार ने कहा, मालूम होता है शराब का नशा उतर गया है। कमांदार ने कहा, मेरी हैसियत ऐसी नहीं कि आपकी राय की तरदीद या तायीद कर सकूं। मेरा काम हुक्म पहुंचाने और आपके साथ जाने तक महदूद है। दारोगा ने उनकी बातें गौर से सुनी। उसे यकीन हो गया कि ये कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दूसरे सालार को निकालने लगे तो दारोगा को शक हो गया। उस सालार ने कमांदार को देखा तो जज्बात से मगलूब होकर बोला, तुम आ गए, सब ठीक है। उसने दारोगा की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया था। दारोगा अनाड़ी नहीं था। उसकी उम्र कैद खाने में गुजरी थी। उसने कोठरी का ताला खोल दिया था। दरवाजा खुलना बाकी था। उसने ताला फिर चढ़ा दिया और बोला, तहरीरी हुक्मनामे के बगैर मैं इन्हें रिहा नहीं करूंगा। कमांदार ने उसके हाथ पर हाथ मारा और उससे चाबी छीन ली। 2 सिपाही जो सालारों के बॉडी गार्ड बनकर आए थे दारोगा की पीठ के साथ लग गए। दोनों ने खंजर निकालकर उनकी नोकें उसकी पीठ पर रख दी। कमांदार ने उसे सरगोशी में कहा, तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के छापामार जांबाजों के कब्जे में हो। तुम जानते हो सुल्तान अयूबी के छापामार क्या क्या करते हैं। ऊंची आवाज न निकले। कमांदार ने दरवाजा खोला। दारोगा को धकेल कर इस तरह कोठरी में ले गए कि करीब से गुजरने वालों को भी शक नहीं हो सकता था कि यहाँ कोई जुर्म हो रहा है। अंदर ले जाकर उसे सलाखों वाले दरवाजे से परे कर लिया गया। एक सिपाही ने बड़ी तेजी से एक रस्सी जो बमुश्किल 1 गज लंबी थी उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर रस्सी को मरोड़ा और 2-3 झटके दिए। दारोगा की आंखें बाहर निकल आईं। वो ठंडा हो गया तो उसे पत्थर के उस चौड़े बेंच पर डाल दिया गया जिस पर कैदी सोया करते थे। लाश पर कंबल डाल दिया गया। उस सालार ने बेमौका जज्बाती होकर ये मुश्किल पैदा कर दी थी। इन लोगों ने बाहर निकलकर दरवाजे पर ताला चढ़ा दिया और चाबी अपने साथ ले गए। बाहर के दरवाजे की चाबियां दारोगा के पास थीं, वो भी उससे छीन ली गई थीं। ये पार्टी वहां से चली। तहखाने से ऊपर आई तो नीचे के संतरी ने जाकर खाली कोठरियों को देखना चाहा। वो दूर से दिख रहा था कि कैद खाने का दारोगा 2 कैदियों को रिहा कर रहा था।
संतरी ये देख कर हैरान रह गया कि उसने दोनों कैदी सालारों को बाहर जाते देखा है, लेकिन एक कोठरी में एक कैदी पड़ा है। उस पर चूंकि कंबल पड़ा था इसलिए वो पहचान न सका कि वो कौन है। दूसरी कोठरी खाली थी। उसने कंबल में लिपटे हुए कैदी को आवाजें दी मगर वो न बोला। दरवाजा मुकफ्फल था। संतरी ने सलाखों में से बर्छी अंदर की। उसकी नोक कैदी तक पहुंच गई। उसने नोक कैदी को चुभोई। वो फिर भी न उठ सका। बर्छी से उसने कंबल हटाकर उसका चेहरा नंगा कर दिया। ये देखकर घबरा गया कि वो तो कैद खाने का दारोगा था। आंखों और चेहरे से साफ पता चलता था कि वो मरा हुआ है। उसने वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया, खबरदार खबरदार। कैदी निकल गए। वो ऊपर को दौड़ा। उसकी पुकार पर नकारा बजने लगा। ये अलार्म था। उस वक्त फरार होने वाली पार्टी बड़े दरवाजे पर पहुंच गई थी। संतरी दौड़ा आ रहा था। बड़े गेट की चाबियां कमांदार के पास थीं। उन्होंने कदम तेज कर दिए और अंदरूनी ताले को चाबी लगाई। संतरी ने दूर से कहा, इन्हें रोक लो, दारोगा कोठरी में मरे हुए हैं। नक्कारे की आवाज पर कैद खाने के तमाम संतरी अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। बाहर की गार्ड दौड़ी आई। दरवाजा खोल दिया गया। चूंकि ये खतरे का अलार्म था इसलिए बाहर से आने वाली गार्ड की नफरी ट्रेनिंग के मुताबिक बहुत तेजी से दरवाजे में दाखिल हुई। सबसे बड़ा खतरा यह हुआ करता था कि कैदियों ने बगावत कर दी होगी या कहीं आग लग गई होगी। वो संतरी जो चीखता चिल्लाता रहा था बाहर से आने वाली गार्ड के सैलाब में गुम हो गया। इस हड़बोंग से फायदा उठाते हुए फरार होने वाले बाहर निकल गए। घोड़े बाहर खड़े थे। वो घोड़ों पर सवार हुए, लेकिन घोड़े घूम कर चले तो किसी ने उन्हें ललकारा, रुक जाओ, मारे जाओगे। उन्होंने घोड़ों को एड़ लगा दी। पीछे से एक ही बार तीरों की बौछार आई। 2 तीर कमांदार की पीठ में उतर गए और एक तीर एक सालार के घोड़े के पिछले हिस्से में लगा। कमांदार ने जिस्म में 2 तीर लेकर भी अपने आप को संभाले रखा। सालार शमसुद्दीन का घोड़ा तीर खाकर बिदका। शमसुद्दीन ने उसे संभालने की कोशिश की और उसे कमांदार के घोड़े के करीब ले जाकर उसके घोड़े पर कूद गया। कमांदार आगे को झुक गया। शमसुद्दीन ने उसके हाथ से बागें ले ली। पीछे से और तीर आए, लेकिन घोड़ों की रफ्तार अच्छी थी। वो जद से निकल गए। उन्होंने पीछे देखा। कैद खाना दूर रह गया था, लेकिन 10-12 घुड़सवार उनके ताकुब में घोड़े दौड़ा चुके थे। आगे इलाका खुला था। आबादी दूसरी तरफ थी। फरार होने वालों ने घोड़ों को इंतहाई रफ्तार पर डाल दिया। उनके पास हथियारों की कमी थी। दोनों सालार निहत्ते थे। कमांदार शहीद हो रहा था। वो मुकाबला करने की हालत में नहीं थे। आगे चट्टानें और टीले आ गए। एक सालार ने कहा, बिखर जाओ, अकेले अकेले हो जाओ। वो मंझे हुए सवार थे। ताकुब करने वाले अभी दूर थे। उन्होंने देखा कि फरार होने वाले एक दूसरे से दूर दूर होकर चट्टानों में गायब हो गए हैं। वो सुस्त पड़ गए और निकलने वाले निकल गए। उस वक्त हलब के बाहर तीनों मुसलमान उमरा की जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी बर्खास्त हो गई। उन्होंने सुल्तान पर हमले का प्लान बना लिया था। ज्यादातर अक्ल सलीबी मुशीरों की इस्तेमाल की गई थी। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि तीनों फौजों की तरतीब क्या होगी। हमले के लिए गुमश्तगीन की फौज को आगे रखना था। उसके पहलुओं की हिफाजत की जिम्मेदारी हलब की फौज की थी और पहले हमले के बाद दूसरा हमला जो सुल्तान अयूबी के जवाबी हमले को रोकने के लिए करना था, सैफुद्दीन के सुपुर्द किया गया था। सैफुद्दीन ने इस मुतहिदा महाज को यह धोखा दिया कि वो अपनी फौज का एक हिस्सा अपने भाई इज्जुद्दीन मसूद की कमान में छोड़ आया था। मुश्तरका कमान को उसने ये बताया था कि ये महफूजा है जिसे वो हंगामी हालात में इस्तेमाल करेगा, मगर अपने भाई को उसने कहा था कि वो हलब और हर्रान की फौजों की कैफियत देखकर आगे आए। अगर जंग की हालत हमारे खिलाफ हो गई तो महफूजा को मूसल के दिफा में इस्तेमाल किया जाए, और अगर जवाबी हमले में शरीक होना ही पड़ा तो ये शिरकत ऐसी हो कि मूसल का और अपने मफाद का ज्यादा ख्याल रखा जाए। माह रमजान शुरू हो चुका था। इन तीनों फौजों में ऐलान कर दिया गया था कि जंग के दौरान रोजे की कोई पाबंदी नहीं। 3-4 रोज बाद तीनों अफवाज अपने अपने शहर से कूच कर गईं। उन्हें कुरून हमात के करीब आकर इकट्ठे होना और हमले की तरतीब में आना था। इस कूच से 2 रोज पहले सुल्तान अयूबी अपनी मोर्चाबंदी देख रहा था जब उसे इतला मिली कि हर्रान से 2 सालार मफरूर होकर आए हैं और उनके साथ एक लाश है। सुल्तान अयूबी ने घोड़े को एड़ लगा दी। वहां जाकर वो घोड़े से कूद कर उतरा और दोनों सालारों को गले लगाया। फिर दोनों सिपाहियों से गले मिला। ये दोनों उसके नामवर छापामार जासूस थे। कमांदार भी उसका जासूस था और एक अरसे से गुमश्तगीन की फौज में था। सुल्तान अयूबी ने लाश के गालों का बोसा लिया और हुक्म दिया कि लाश दमिश्क भेज दी जाए और शहीदों के कब्रिस्तान में दफन की जाए। सालार शमसुद्दीन ने अपनी बिपता सुनाने से पहले जंगी बातें शुरू कर दी। बोला, आप यहाँ बैठे क्या सोच रहे हैं? सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं कुमक का इंतजार कर रहा हूँ। गुज़श्ता रात इत्तला मिली है कि कुमक आज रात पहुंच जाएगी।
उसे काहिरा से आना था, इसलिए इतने दिन लग गए। सुल्तान अयूबी ने दोनों भाइयों को तफसील से बताया कि उसकी नफरी कितनी है और उसने किस तरह डिप्लॉय कर रखा है। उसी वक्त सुल्तान अयूबी ने अपने तमाम दस्तों के कमांडरों को बुलाया और शमसुद्दीन और शाद बख्त से मिलाया। पुराने अफसर दोनों को जानते थे। सुल्तान अयूबी ने दोनों से कहा कि वो उसके कमांडरों को बताएं कि जो अफवाज हमला करने आ रही हैं उनकी जंगी अहलियत कैसी है और जज्बाती कैफियत क्या है। उन्होंने बताया कि फौज बहरहाल फौज होती है, दुश्मन को अनाड़ी और कमजोर समझना एक जंगी लग़्ज़िश तसव्वुर की जाती है। ये न भूलें कि ये मुसलमान अफवाज हैं जिनके सिपाही पीठ दिखाने के आदी नहीं। सिपाहियों में अस्करी रूह मौजूद है, वो पूरे जोशो खरोश से लड़ेंगे। उनके जहनों में ये डाला गया है कि आप लोग दरिंदे वहशी और औरतों के शिकारी हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी सल्तनत को वुसअत देने आया है। सलीबियों ने उनके दिलों में आपके खिलाफ नफरत भर रखी है। सालारों ने बताया कि जहां तक उनकी क़यादत का ताल्लुक है वो काबिल तारीफ नहीं, इनमें कोई भी सुल्तान अयूबी नहीं। सैफुद्दीन और गुमश्तगीन अपने जाती मफाद के लिए लड़ने आ रहे हैं, दोनों अपने हरम और शराब के मटके साथ लाएंगे। हमारी जगह गुमश्तगीन अपनी फौज की कमान खुद करेगा। ये क़यादत फौज को तरीके से नहीं लड़ा सकेगी, फिर भी आपको मोहतात होकर लड़ना पड़ेगा। वो आपको उन पहाड़ियों में महासरे में लेना चाहते हैं। तीनों फौजों की कमान मुश्तरक हो गई है, लेकिन वो दिल से मुत्तहिद नहीं। ये बातें हो रही थीं कि खतीब इब्न अल मखदूम, साइका, कैद खाने का ओहदेदार और एक जासूस पहुंच गए। वो रास्ता भूल गए थे, इसलिए देर से पहुंचे। सुल्तान अयूबी को मालूम था कि खतीब उसका हामी है और वो मूसल में उसके जासूसों की रहनुमाई और निगरानी करता रहा है। सुल्तान अयूबी ने उसे भी इजलास में शामिल कर लिया और उसे कहा कि वो मूसल की फौज के मुतालिक कुछ बताए। खतीब ने कहा, वो अमीर अपनी फौज को किस तरह लड़ाएगा जो शराब और औरत का रसिया हो और कुरान से फाल निकाल कर फैसले करता हो। जिसके सीने में ईमान ही नहीं वो मैदान जंग में ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। उसने मुझसे कहा कि मैं कुरान से फाल निकाल कर बताऊंगा कि सुल्तान अयूबी के खिलाफ जंग में उसे फतह होगी या शिकस्त। मैंने उसे बताया कि चूंकि उसका ये इक़दाम कुरानी अहकाम के खिलाफ है, इसलिए उसे शिकस्त होगी। उसने मुझे कैद में डाल दिया। वो कुरान को जादू की किताब समझता है। मैं आपको कुरान की करामात सुनाता हूँ। मेरा फरार कुरान की बदौलत मुमकिन हुआ। सैफुद्दीन ने मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी बाल बाल बच गई। मैं आप सबको ये मुजदा सुनाता हूँ कि अगर आप कुरानी अहकाम के पाबंद रहे और जंग को कौमी और मजहबी सतह पर रहने दिया तो फतह आपकी होगी। ये जंग का मजहबी पहलू है। फन्नी पहलू के मुताल्लिक ये मशवरा दूंगा कि छापामारों को ज्यादा इस्तेमाल करें। आपका तो तरीका ही यही है, लेकिन इन मुसलमान भाइयों के खिलाफ ये तरीका ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्हें रातों को भी चैन न लेने दें। खतीब को जिस ओहदेदार ने फरार कराया था वो भी साथ था। उसकी दरखास्त पर उसे फौज में शामिल कर लिया गया और खतीब को उसकी बेटी साइका के साथ दमिश्क भेज दिया गया। सालार शमसुद्दीन और सालार शाद बख्त को सुल्तान अयूबी ने अपने साथ रखा। हलब हर्रान और मूसल की अफवाज कूच करती आ रही थी। इधर सुल्तान अयूबी के लिए मिस्र से जो कुमक आ रही थी वो करीब आ गई थी। तारीख ये देख रही थी कि सुल्तान अयूबी तक दुश्मन की फौज पहले पहुंचती है या कुमक। वो बहुत परेशान था। वो महासरे से डरता था। कुमक के बगैर महासरा तोड़ना आसान नहीं था। उसने दिमागी कुव्वत का आखिरी जर्रा भी इस मसले पर सर्फ कर डाला कि वो महासरे में आ गया तो इतनी थोड़ी नफरी से महासरा किस तरह तोड़ेगा। वो इस कदर परेशान हो गया कि उसने अपनी आला कमान के सालारों से भी इसका इजहार कर दिया। उसने कहा, छापामार दस्तों को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में और अपनी नजर में रखना। कुमक का कुछ पता नहीं, महासरे का खतरा है। महासरा सिर्फ छापामार ही तोड़ सकेंगे। एक सालार ने कहा, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होकर रहेगा। ये एक कला तो नहीं जिसमें महसूर होकर हम लड़ नहीं सकेंगे। इन चट्टानों पर हम घूम फिर कर लड़ेंगे। उस रात भी वो अच्छी तरह सो न सका। उसके खेमे में किंदील जलती रही। उसने मैदान जंग और उस इलाके का जो नक्शा बनाया था उसी को देखता और उस पर निशान लगाता रहा। अगर उसे कोई गैर फौजी देखता तो यही कहता कि वो शतरंज खेलने की मशक कर रहा है। सहरी खाने के लिए जब नक्कारे बजे और उसकी फौज जाग उठी तो उसकी भी आंख खुली। उसे दो खबरें इकट्ठी मिली। एक ये कि कुमक पहुंच गई है और दूसरी ये कि दुश्मन की अफवाज 8-10 कोस तक आ गई हैं और शायद कल हमारे सर पर आ जाएं। ये देखभाल की किसी पार्टी का कमांडर था। उसने बताया कि दुश्मन की पेशकदमी 3 हिस्सों में हो रही है। एक हिस्सा आगे है, दूसरा पीछे और तीसरा उससे पीछे। सुल्तान अयूबी ने जो मालूमात लेनी थी ले ली।
उसने ये इत्तलाएं लाने वालों को भेज दिया और दरबान से कहा कि वो छापामार दस्तों के कमांडर और कुमक के आला कमांडरों को फौरन बुला लाए और उन्हें कहे कि वो सहरी उसके साथ खाएं। उसने जल्दी जल्दी वजू किया और कुमक आ जाने पर शुक्राने के नफल पढ़े, फिर खुदा से कामयाबी की इल्तिजा की। थोड़ी ही देर में छापामारों का कमांडर आ गया और उसके बाद कुमक के 4 कमांडर आ गए। सहरी का खाना भी आ गया। कुमक उसकी तवक्को से कम थी, लेकिन इन हालात में यही काफी थी। अल आदिल ने असलहा जो भेजा था उससे सुल्तान अय्यूबी मुतमईन हो गया। असलहे में छोटी और बड़ी मंजनीकें ज्यादा थीं और आतिशगीर मादा भी बहुत ज्यादा था। कुमक नफरी के लिहाज से थोड़ी थी, लेकिन ये नफरी चूंकि तजुर्बाकार थी इसलिए कारगर तसव्वुर की जाती थी। अलबत्ता ये दुश्वारी नजर आ रही थी कि इस फौज और घोड़ों को पहाड़ी लड़ाई का तजुर्बा नहीं था। इतने में इंटेलिजेंस का सरबराह हसन बिन अब्दुल्लाह भी आ गया। उसने बताया कि हलब से अपना एक जासूस आया है जिसने ये मालूमात दी हैं कि सलीबियों ने इस मुश्तरका लश्कर को तीरों और कमानों का जखीरा, आतिशगीर मादे के मटके और 500 घोड़े भेजे हैं। जासूस ने यह भी बताया है कि वो पेशकदमी के बाद आया है, इसलिए उसने देखा है कि ये मटके ऊंटों पर लाद कर लाए गए हैं। ये काफिला अलग थलग फौज के साथ है, मंजनीकें भी साथ हैं। इससे जाहिर होता है कि दुश्मन मंजनीकों से आग के गोले फेंकेगा और फलीते वाले आतिशी तीर चलाएगा। सुल्तान अय्यूबी ने छापामार दस्तों के आला कमांडरों से कहा, तुम्हें सब कुछ बताया जा चुका है, अपना काम तुम जानते हो। अब पहले मंसूबे में ये तरमीम कर लो कि जब तक दुश्मन हमला न करे उस पर कहीं भी शबखून न मारना। इत्तला के मुताबिक वो सीधा कुरून हमाद की तरफ आ रहा है। शबखून मारोगे तो उसकी रफ्तार सुस्त हो जाएगी। हमले के बाद तुम्हें मालूम है कि मैं जवाबी हमला नहीं करूंगा। दुश्मन को मेरे हमले की तवक्को होगी जो मैं सामने से नहीं अक़ब से करूंगा। तुम्हारा काम उस वक्त शुरू होगा जब दुश्मन अक़ब के हमले से घबराकर इधर उधर निकलने की कोशिश करेगा। इन पहाड़ियों में से दुश्मन का एक भी सिपाही निकल कर न जाए। ज्यादा से ज्यादा कैदी पकड़ो, वो मुसलमान सिपाही हैं, तुम्हारी कैद में आएंगे तो हक और बातिल को समझ जाएंगे। यही मेरा मंशा है। हमारे मुकाबले में आकर हमारे तीरों से और हमारी तलवारों से जो मरता है उसे मरने से मैं रोक नहीं सकता। तुम्हारे सामने ये इत्तला आई है कि दुश्मन आतिशगीर मादे के मटके ला रहा है। होना तो ये चाहिए कि ये सही हालत में हमारे कब्जे में आ जाएं, लेकिन इनसे तुम एक फायदा उठा सकते हो। अपने किसी दस्ते के 10-12 मुंतखब छापामारों को ये काम सौंपो कि वो हमले के दौरान शबखून मारकर इन मटकों को तोड़ दें और आग लगा दें। दिन के वक्त वो देख लें कि मटकों का काफिला कहाँ है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि दुश्मन अभी नदी तक नहीं पहुंचा। घोड़ों को पानी पिला लो और मशकीज़ें भर लो। मौसम सर्द है और ये सहरा नहीं, प्यास से कोई नहीं मरेगा। फिर भी ये जंग है और प्यास परेशान करेगी। उसे रुखसत करके उसने कुमक के कमांडरों से कहा, तुम लोग सिर्फ ये जहन में रखना कि ये मिस्र का सहरा नहीं, पहाड़ी इलाका है और ठंड है। धूप निकलेगी और भागो दौड़ोगे तो गर्मी आ जाएगी। यहाँ तुम्हें ज़रब लगाओ और किसी और तरफ निकल जाओ का मौका जरूर मिलेगा। तुम्हें इसकी तरबियत दी गई है, लेकिन यहाँ ख्याल रखना कि तुम्हारे लिए जमीन महदूद है। सहरा में तो कई कोस का चक्कर काट कर दुश्मन के ऊपर आ सकते हो और तुम्हें अपनी चाल दोहराने के लिए लामहदूद मैदान मिल सकता है। यहाँ मैंने दुश्मन को जिस जगह घसीट कर लाने का बंदोबस्त किया है वो मैदान ही है, लेकिन महदूद है। वक्त नहीं कि तुम्हें चट्टानों और टेकरियों से मुतारिफ कराया जाए, इसलिए अपनी अक्ल इस्तेमाल करना। तीरंदाजों को चट्टानों पर रखना, घोड़ों को टेकरियों पर न ले जाना, जल्दी थक जाएंगे। हमारे घोड़े कुछ आदी हो गए हैं। उसने कुमक को महफूजा के तौर पर रख लिया और कमांडरों को अपनी आला कमान के सालारों के सुपुर्द कर दिया। इन सालारों को जंग का प्लान दिया जा चुका था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।